करें। ठीक है, बढ़िया। चलो फिर आज का शुरू करते हैं हम लोग। कल का ये 10 दिसंबर का न्यूज़पेपर का है एनालिसिस, जो है कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो पहले आपका ये रहा, आपका फाइजर के बाद जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, एसएसआई यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जो पुणे में है आपका, और भारत बायोटेक, इसने भी इमरजेंसी वैक्सीन क्लियरेंस के लिए जो है जीसीआई को एप्लीकेशन दी है। अब डीजीसीआई जो है ड्रग कंट्रोलर होता है आपका। इसके साथ ये है कि ये सारे पहले इन्होंने सारे इसके पैरामीटर्स जो हैं वो मंगाए हैं, चाहे वो एसएसआई की वैक्सीन हो, चाहे वो भारत बायोटेक की वैक्सीन हो, उनको मंगा के वो उसकी स्टडी कर रहा है कि फर्स्ट स्टेज यानी कि फर्स्ट ट्रायल में कैसा रिजल्ट रहा, सेकंड में क्या रहा, और जो थर्ड ट्रायल था उसमें जो आउटकम है वो कितना रहा, कितने लोगों की तबीयत खराब हुई। क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि जो फाइजर की वैक्सीन कल से 9 तारीख से ब्रिटेन में लगाई जा रही है, अभी तक दो की जो पेशेंट्स की, दो लोग को जो वैक्सीनेशन दिया गया था उनकी थोड़ी सी हालत खराब हुई है। वजह ये है कि कईयों को आपकी वैक्सीन से, चाहे नॉर्मल भी कोई और वैक्सीन हो, उससे क्या होता है, एक इरिटेशन सा, या उनके एंटीजन जो हैं, जैसे हो ना, कभी कभी आपको किसी से एलर्जी होती है, तो उनको एलर्जी थी पहले से। तो बाकायदा ब्रिटेन की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है, जिन जिनको आपकी एलर्जी है वो अभी ये वैक्सीनेशन को ना लगाएं। ठीक है। और एलर्जी सबको होती है, ये बात ध्यान रखना, हम सबको एलर्जी होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कह सकते हो कि 99% जो हमारे सामने या जो पॉपुलेशन होती है, उनके जो एलर्जी के कंटेंट्स होते हैं वो उनके सामने कभी आते नहीं। 1% जो एलर्जी वाले होते हैं बेचारे, उनके जो कंटेंट होते हैं बड़े कॉमन थिंग होती है, जैसे कि ये होती है ना, आपका पॉलिनेशन देखा होगा, जब आम की बौर आती है या पॉलिनेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन से कईयों को एलर्जी होती है, तो बहुत परेशान होते हैं जब भी आपका ये आम का मौसम आता है। तो कॉमन चीज़ों से जिनको एलर्जी होती है वो तो 1% ही है, तो वो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आप लोगों को या मुझे भी किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होगी। तो खैर, तो इसमें एक चीज़ ये रही आपकी। दूसरा, ये जो दोनों वैक्सीन हैं, जो आप ये नीचे नाम देख रहे हो, कोविडशील्ड एंड कोवैक्सीन, इनके जरा वो देख लेना ये वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस खाली किया है वैक्सीन के नाम पर, उनके रिजल्ट क्या है, यानी कि ये वैक्सीनेशन का जो एक्चुअल वो है वे ऑफ वर्किंग। हम सबको पता है कि ये एंटीजन छोड़ते हैं जिससे एंटीबॉडी बढ़ते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका थोड़ा डिटेल में जाके इनका जो फंक्शनिंग होता है थोड़ा उसको भी एक बार देख लेना। मुझे लगता है एग्जाम में आपके आ सकता है कि प्रॉपर किस तरीके से इनकी फंक्शनिंग होती है। ठीक, कि स्पाइक प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स में जाके चिपक जाते हैं किसके, वायरस के प्रोटीन में, कि वो नए सेल्स को या किसी भी सेल्स को क्या ना कर पाए, इन्फेक्ट ना कर पाए। चलो अगला आपका न्यूज में ये रहा, कैबिनेट नोट फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, यानी कि उन्होंने बोला है कि जो भी आपकी ये देख रहे होगे, आपके किराना शॉप दिख रहा है सबको, और जो भी आपकी ये पान की शॉप होती है, यानी कि किराना शॉप क्या हुई, जहाँ पे वो पब्लिक परचून की हम लोग दुकान बोलते हैं, वहां पे अब आपका ये स्कीम शुरू होगी, जिसका नाम क्या है, पीएम वानी। दिख रहा है तीनों को, पीएम वानी, यानी कि फ्री का वाईफाई। ठीक है, तो सरकार क्यों दे रही है भाई आपको फ्री का वाईफाई, लेकिन ये पर्टिकुलर इन्हीं जगहों पर मिलेगा, जैसे कोई मॉल हो गया, किराना शॉप हो गई, पान की शॉप हो गई, सरकार वहां अपना पोल लगाएगी, वहां पे आपको आसपास के पूरा 100 मीटर पर फ्री का वाईफाई मिलेगा। वजह क्या है ये फ्री का वाईफाई देने की, जैसे आप कभी पलटन बाजार जाएंगे तो आपको वहां फ्री का वाईफाई मिलेगा। वजह क्या है इसकी, फ्री का वाईफाई क्यों दे रही है भाई सरकार, कोई लॉजिक है इसके पीछे, वरना ऐसे कोई देती नहीं है कि आप सोशल मीडिया में हर जगह जुड़े रहें। इसकी वजह क्या हो सकती है सूर्या, एनी आइडिया, कोई खास वजह कि फ्री का वाईफाई दे रही है सरकार? पता नहीं सर इसका। अच्छा, श्रेया? सर नो आइडिया। नो, श्री? सर बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, मतलब वाईफाई मिला तो जो नेट बैंकिंग, फी पेमेंट, सब हाँ, कुछ हो सकता है। मेन आपका है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट को यस सर। बढ़ावा देने के लिए ही सरकार क्या कर रही है, इन पब्लिक प्लेसेस पे क्या लगा रही है, वाईफाई लगा रही है, कि लोग वाईफाई। ज्यादा से ज्यादा आपका डिजिटल पेमेंट का यूज करें। ठीक है, ये बहाना ना करें कि इंटरनेट नहीं पकड़ रहा या चार्ज नहीं कराया था। वैसे अगर आप 10 लोगों के मोबाइल फोन उठा के देखें तो 10 में से 9 के पास क्या होंगे, स्मार्टफोन होंगे। ठीक, पक्की बात है, क्योंकि इतने सस्ते हो गए। और 9 में से स्मार्टफोन के पास, 9 में 9 के पास 1 महीने का पैकेज होगा, जिसमें 1 GB का क्या मिल रहा होगा, फ्री का डाटा। ठीक, लेकिन आजकल तो जब से आपकी स्पीड बढ़ी है तब से लोग 1 GB तो ऐसे दिन में गायब कर देते हैं, पता ही चलता कहाँ गई। ठीक है, एक दिन तो छोड़ो, एक दिन में 1 घंटे में गायब कर देते हैं। तो सरकार ने, क्योंकि ये शिकायतें बहुत आई थी सरकार के पास भी, कि भाई लोग एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, डिजिटल पेमेंट बहाना करते हैं कि उनके पास इंटरनेट नहीं है या खत्म हो गया या रिचार्ज नहीं कराया, तो सरकार ये कर रही है।
अब सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, उसका वजह क्या है, रीजन क्या है, कोई आइडिया? व्हाई गवर्नमेंट प्रमोटिंग द डिजिटल पेमेंट इन इंडिया? इसके बेनिफिट क्या होंगे, मुझे ये बताओ। हाँ सूर्या, पहले आप बताना एक बेनिफिट कोई। सर डिजिटल इसका, हाँ एक कोई बेनिफिट बताओ, फिर श्रिया बताएगी, फिर श्री। हाँ सर डिजिटल पेमेंट का बताऊं या डिजिटल उसका? डिजिटल पेमेंट का बेनिफिट। सर एक तो सर ये हो गया, आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। कॉस्ट सेविंग मतलब जैसे समझा नहीं मैं, सर कॉस्ट सेविंग ये बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी। किसकी? सर जैसे हम लोग ये पैसा आता है ना इस पे सरकार पे, एक तो सर काला वो ब्लैक मनी का नहीं होगा इसमें कोई, अच्छा डायरेक्ट ही सर उस पे आ जाएगा। ठीक, तीन आप मतलब बता तो आंसर सही रहे हो, पर अलग अलग जगह से बता रहे हो, ठीक है। चलो एक शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं कि जो ब्लैक मनी है वो आपकी क्या होगी, कर्टेल होगी, ठीक। सेकंड थिंग क्या हो सकता है श्रिया? और ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के लिए भी। हाँ चलो ट्रांसपेरेंसी मान लियो, सिक्योरिटी, लेकिन इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे या और थोड़ा सोचना? टर्म तो सही बता रहे हो पर कैसे? थर्ड श्री बताना कोई और बेनिफिट डिजिटल मनी का। सर इजी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो रुपए देने में आसानी नहीं होती है, सीधा 100 रुपए दे दिए, खरीद लिया, उससे इजी क्या हो सकता है, इजी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन? कोई और लॉजिक सोचो, आंसर है आपके पास। सिंपल क्या है आपका, ये जितनी भी मार्केट में क्या चलती है, फेक करेंसी, हाँ सर वो ठीक है, नहीं, हाँ वो कम होगी। वो फेक करेंसी क्या होगी आपकी, रुकेगी। चौथा क्या है, सरकार का जो टैक्स है वो इंक्रीज होगा। कैसे? क्योंकि पहले मनी का ट्रांजैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जब भी आप शॉप में जाते हो, कोई जैसे मान लो आप किसी ब्रांडेड के शोरूम के शॉप में नहीं गए हो, नॉर्मल जहाँ कपड़ों की दुकान होती है वहां गए हो खरीदने के, वहां भी कपड़े अच्छे मिलते हैं। जैसे हमारे देहरादून में पलटन बाजार है, वहाँ ब्रांडेड शोरूम को छोड़ दो कहीं और जाओ तो आपको कोई वो रसीद काट के नहीं देते, सीधे आपने पैसा दिया, आपने उनसे क्या लिए, कपड़े लिए। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये शो ही नहीं करते हो पलटन बाजार के जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बोलते हैं हमने बेचा ही नहीं कुछ सामान, तो वो सारा का सारा टैक्स का पैसा क्या हो जाता है, खा जाते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो ब्लैक मनी, इसी तरीके से क्या होगी, जितनी भी आपकी जो टैक्स की चोरी होती है 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की लिटरली होती है, वो सारा का सारा पैसा सरकार के पास अब आना शुरू होगा। तभी तो सरकार ये प्रमोट कर रही है कि अगर आप पेंसिल भी खरीदें तो पेंसिल में भी जो 50 पैसे होता है, एक जीएसटी सीएसटी लग जाता है उसमें भी, वो भी सरकार के पास पहुंचे। समझ में आ रहा है तीनों को? ठीक है, तो इससे बहुत अच्छा आपका एक तो सरकार की रेवेन्यू अर्निंग हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। फेक करेंसी जो होती है, जो मार्केट में लगातार पाकिस्तान और या कह सकते हो चाइना भी कहते हैं कि कोशिश करता है कि हमारी करेंसी में, सॉरी इकोनॉमी में क्या करे, फेक करेंसी को इंट्रोड्यूस करे जिससे हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो वो भी क्या होगी, कम होगी। और पांचवा जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है, ठीक है, वो भी क्या होगी, हमारी बचेगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक 500 रुपए का नोट प्रिंट करते हैं, यानी कि आरबीआई जब प्रिंट करती है तो उसमें जो खर्चा आता है वो लगभग 1000 रुपए का आता है। उसकी जो पेपर की जो क्वालिटी होती है वो नॉर्मल पेपर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट, थोड़ा उसमें वाटर मार्क होता है, प्लस जो इंक होता है वो इंक कहते हैं बाहर से मंगाते हैं, फिर प्रिंटिंग प्रेस की क्वालिटी होती है। तो एक 500 रुपए का जो नोट होता है वो कितने का पड़ता है, कॉस्ट 1000 रुपए का। और हमारे इंडिया में ये 500 रुपए का नोट की जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इतना हम उसको बुरी तरीके से मोड़ते तोड़ते रखते हैं कि बेचारा 500 का नोट जो है वो 1-2 साल में दम तोड़ देता है। तो फिर से सरकार को 1000 रुपए खर्च करने पड़े और फिर से आपके लिए आए। इसीलिए बीच में, वो शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, 2011 के आसपास सरकार ने ये डिसाइड किया था कि वो प्लास्टिक के नोट लेके आएगी। ये तो कागज के होते हैं, प्लास्टिक के नोट ये ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत होती है, पर शायद वो उनको एग्जीक्यूशन समझ में नहीं आया होगा, बहुत महंगा होता है, शायद ये लगा होगा। तो फिर अब डिजिटल, जब सबसे आपका डिजिटल वाला कॉन्सेप्ट आ गया तब तो हम लेके आएंगे। और 5G जब से इंट्रोड्यूस होने को अब अनाउंसमेंट हो ही गया 2 दिन पहले, तब तो अब पक्का डिजिटल के पेमेंट की तरफ क्या होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और डिजिटल पेमेंट का ध्यान रखना, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा और वो होगा आपका थंब एक्सप्रेशन, यानी कि अब आपके पास मोबाइल फोन नहीं होंगे, ना डेबिट कार्ड होंगे, खाली आप अपना थंब एक्सप्रेशन लगाएंगे जहां भी आपको पेमेंट करना होगा और वहां से आप अपना पेमेंट कर लेंगे। ठीक है, चलो खैर, तो ये जरा बेनिफिट देख लेना, इसको लिख लो। ये आपके ऐसे में या मेंस के क्वेश्चन में आ सकता है। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ द, या ऐसे लिख लो, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट। देखो निगेटिव भी होंगे ही होंगे इसके,
प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट। जैसे श्री आपको कभी फोन आया है बैंक अकाउंट नंबर वो पूछने के लिए, एटीएम कार्ड पूछने के लिए नंबर? यस सर, हाँ गुड, वो भी बढ़िया। ऐसे बैंक से जिसका मेरे को कोई अकाउंट ही नहीं है उस बैंक में। चलो मतलब सबको। श्रिया आपको भी आ चुका है फेक कॉल? हाँ पैसे भी कट चुके हैं। अच्छा, पैसे भी आप दे चुके हैं? चलो क्या, ये आपका एक्सपीरियंस थोड़ा खड़ा हो गया। और सूर्या? हाँ आ रखा है सर। अच्छा, पैसे गंवाए कभी? नहीं 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 सर, अकाउंट नहीं था उस टाइम, वो पता नहीं अच्छा कोई दूसरे बैंक से था। चलो ये अच्छी बात है। खैर, तो ये आप लोग के लिए एक असाइनमेंट। हाँ कंपनी वाले थे, उन्होंने डेबिट कर लिए थे। अच्छा पता चला कि अमेज़न वाले थे एक्चुअली, तो उनका रिफंड का कुछ इशू था, तो उन्होंने फिर बाद में कोई किसी के दूसरा नंबर था कोई, तो उन्होंने डेबिट कर लिए थे पैसे। अच्छा, वो हो जाता है कई बार। चलो खैर, तो ये जरा इसको लिख लो असाइनमेंट। मैं चाह रहा हूँ कि आपके मेंस में ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट। अभी तो हमने खाली यहाँ पे पॉजिटिव ही डिस्कस किए थे, थोड़ा उसके नेगेटिव भी डिस्कस करना कि क्या क्या इसके नेगेटिव फैक्ट्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका न्यूज़ ये रहा। तो ये सीधा आपका जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, लेकिन इसको जोड़ना है हमको किससे? एंशिएंट हिस्ट्री से। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी किससे हम जोड़ेंगे इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो यानी कि 2020 में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक नई सर्च हुई है। हरियाणा में एक साइट है इंडस वैली की, राखी गढ़ी। तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन अगर आएगा पीसीएस में तो ऐसे आएगा कि भाई राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। तो वहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एएसआई जो है आपका, इसने ये खोजा बाय द केमिकल स्टडीज एंड लेबोरेटरी स्टडी कि इंडस वैली के जो वेसल्स हैं, यानी कि जो ये मिट्टी के पॉट आप देख रहे हो, इनमें आपके मीट मिले हैं किसके? कैटल और बफेलो के। बफलो बफलो। हाँ, तो ये नहीं, कैटल भी तो है, गाय भी तो है। तो ये प्रूव करता है कि क्या क्योंकि देखो मैं फिर से बोलूंगा कि इंडस की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, जो उनकी लैंग्वेज है। ठीक है श्रेया, तो उनके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। हम जो भी स्टडी करते हैं, जो भी हमारे हिस्टोरियंस या एएसआई बताते हैं, उनकी कॉइन्स और जो उनके सिंबल्स हैं उसको पढ़ने के बाद बताते हैं। तो ये एक नई सर्च मिल गई हमें कि भाई इंडस के लोग जो हैं वो कैटल और बफेलो के मीट खाया करते थे। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि स्क्रिप्ट हमने पढ़ी नहीं है, तो हमें आज तक नहीं पता कि इंडस के लोग किस रिलीजन को फॉलो करते थे। ये भी आज तक एक कह सकते हो कि रहस्य बना हुआ है कि कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, क्योंकि इंडस में जो डेड बॉडी होती थी, कई एविडेंस मिले हैं कि उसको बर्न भी करते थे, उसको गाड़ते भी थे, जैसे मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में करते हैं, यानी कि बरीड करते थे। और जैसे तिब्बतन में बॉडी को ओपन छोड़ देते हैं, किनके लिए? फॉर दी एनिमल्स, कि वो बॉडी का यूज कर ले, खा ले, तो वो भी एविडेंस मिले। तो कोई पक्का रीजन के बारे में वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में इस बार इंडस से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक या दो। तो इसलिए इंडस को इस बार थोड़ा खास तौर पर पढ़ के जाना है। और ये खास तौर पर जो राखी गढ़ी वाला कॉन्सेप्ट है, ये आ सकता है कि राखी गढ़ी कहाँ हो गया आपका? हरियाणा में। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका ये रहा, ये आपकी 70 कंट्रीज का एक डेलीगेशन जो है कल ही आपका इंडिया पहुंचा है। और खास तौर पे ये जो दो वैक्सीन हैं, एक आपकी ये भारत बायोटेक, उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए, और जो हमारा वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे है, SSI, उसकी जो वैक्सीन है, इन दोनों को स्टडी करने के लिए आ रखा है। ये भारत बायोटेक, ये ध्यान रखना, भारत बायोटेक और इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। तो ये लोग को पूरा डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में जो ट्रायल चला है उसका रिजल्ट क्या रहा है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे हम वैक्सीनेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, भारत में तो होगा ही होगा, और हो सकता है कि शायद भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाए। कहाँ पर? खास तौर पे जो आपके डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें वैक्सीन प्रोवाइड कराने के लिए। अच्छा, अगला आपका ये रहा, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, डोंट पेस्ट क्वारंटाइन पोस्टर्स। तो ये असल में आर्टिकल 21 का रिवीजन हो गया एक तरीके से। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? ये सूर्या 21 क्या है? आर्टिकल 21, हाँ श्री, अगर याद पर्सनल हो। लिबर्टी। हाँ, राइट ऑफ प्राइवेसी। उसके अंदर बहुत सारी चीजें है ना, 21 में बहुत सारी, राइट ऑफ लाइफ है, राइट ऑफ प्राइवेसी है, बहुत सारी मैंने आपको चीजें पढ़ाई थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में रिट गई थी, वो राइट ऑफ प्राइवेसी में गई थी। तो उसमें जो भी ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्होंने बोला कि आप हमारे घर के आगे पोस्टर लगा के हमारी जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसको आप क्या कर रहे हैं? ब्रेकअप कर रहे हैं।
हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए राजी हैं कि 15 दिन या 14 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसा करके आप हमको क्या करते हैं, पूरे सोसाइटी से क्या कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं। तो वो अब जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस आ गई है तो आने वाले समय पे भी अब इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, उनके घरों के आगे नहीं लगेंगे। लेकिन उनको ये भी साथ में हिदायत दी जाएगी कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपकी वजह से वो पूरे कॉलोनी में फैलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार आर्टिकल 21 जो है दोबारा से न्यूज में आया है, तो पॉलिटी से आर्टिकल 21 वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये रहा, ये आपके रशिया के वो हैं सर्गेई, इनका स्टेटमेंट था क्वाड इज यूएस एंटी चाइना गेम। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज है, इन्होंने एलिगेशन यूएस पे लगाया है कि जो क्वाड ग्रुप है वो आपका खास तौर पे चाइना के अगेंस्ट में बनाया गया। तो अभी आप देखो रशिया और चाइना की थोड़ी दोस्ती आपस में बढ़ती जा रही है, और वैसे भी रशिया और चाइना हमेशा से किसके वो रहे हैं, कॉम्पिटिटर रहे हैं, आपके यूएस के कॉम्पिटिटर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वाड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, QUAD, क्वाड के बारे में, कोई क्वाड न्यूज में आ गया। तो क्वाड क्या है, अगर आप देखें तो क्वाड आपका ये रहा, अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज हैं, जिसमें आपको दिखी रहेगा आपका क्या क्या कंट्री है, जापान, ठीक है, जापान हो गया, और इंडिया हो गया, और यूएस हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, इनके झंडे भी आप देख रहे हो। तो क्वाड का मकसद ही कहते हैं कि यूएस ने किसके अगेंस्ट में बनाया था, चाइना के अगेंस्ट में बनाया था। ठीक है, अब जो भी हो इसका, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ध्यान में रखना है कि क्वाड के ये जो चारों मेंबर है उनके नाम, और प्लस ये क्वाड बना कब था, उसको लिख लो, ये आपके लिए असाइनमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसके पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं है। तो क्वाड का आपका ये क्या कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर देख लेना एक बार। और अगर आप चारों को कंपेयर करो तो चारों में सबसे अच्छी इकोनॉमी किसकी है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया में यूएस की सबसे अच्छी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर जापान, और थर्ड आपका ऑस्ट्रेलिया, हमसे इंडिया से अच्छी है, और चौथा आपका इंडिया। ठीक है, चलो क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे आपका ये रहा, नॉट वायबल टू एक्सटेंड मोरेटोरियम आरबीआई। तो आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है, जिसमें उसने ये कहा है कि हम और जो बैंकों, जो हमारे बैंक हैं, यानी कि जो शेड्यूल बैंक है, उनको मोरेटोरियम एक्सटेंड करने के लिए नहीं बोल सकते। तो श्री, कुछ अंदाजा ये मोरेटोरियम क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, ये वर्ड कभी सुना है पहले? सर पता नहीं सर। अच्छा श्रेया, आपने कुछ सुना है? ठीक, कोई बात। देखो ये जो टर्म होता है, ये टर्म होता है आपका कि जब कोई एक एक्स क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। ठीक है, तो बैंक से लोन लेने के बाद क्या होता है, उसकी ईएमआई बन जाती है। ठीक है, ईएमआई मतलब पता ही होगा, मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो बन जाती है। तो अभी कोविड के कारण विद दी कह सकते हो कि एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कई आरबीआई ने कई बैंकों को बोला कि जब तक कोविड है, चल रहा था ये आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, धीरे धीरे जब अनलॉक होना शुरू हुआ 1, 2, तो कईयों की जॉब चली गई। इस दौरान धीरे धीरे लोगों की दोबारा जॉब लग रही है। तो ये बोला गया था कि भाई ये जो आपका ईएमआई है, यानी जो मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसको पूरे 1 साल के लिए क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। यानी कि अगर ये जितने भी ये लोन लेने वाले हैं, जो भी पर्पस के लिए लोन लिया हो, कार के लिए, घर के लिए, या एजुकेशन लोन, ये 1 साल तक नहीं लाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको और बढ़ाने के लिए बोला है, तो आरबीआई ने मना कर दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पूरा जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर होगा उसको मोरेटोरियम बोलते हैं, एक्सटेंड ऑफ मोरेटोरियम। मोरेटोरियम एक टर्म आता है कि जब आप किसी वजह से, बैंक किसी वजह से जो लोन लेने वाले हैं को इकोनॉमिकल हालात ऐसे हो जाए कि मना कर दे कि ठीक है चलो 3 महीने की आपकी किस्त माफ। अब माफ का मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल 24 मंथ्स के लिए लिया है लोन, 24 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, 2 साल के लिए। ठीक है, तो 24 किस्तें उनकी बनती है। तो किसी वजह से मान लो वो बोल दें कि चलो आपकी जो 4 किस्तें हैं वो आपको नहीं देनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देनी नहीं है, वो जो पीरियड था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस दौरान नहीं देनी, इसमें +4 हो जाएगा, यानी कि वो 2 साल का लोन क्या हो जाएगा, 2 साल 4 महीने का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तीनों को समझ में आया इतना? यस सर। यस सर। ठीक, तो जो भी आपके और लोग हैं जो जिन्होंने लोन लिया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट की थी कि हमको और एक्सटेंशन मिले। तो आरबीआई ने साफ साफ मना कर दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पूरा फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, आपका हिल जाएगा। क्योंकि लोन, ये जो किस्तें हैं, इसका ना आने का मतलब ये है कि बैंक को क्या होगा, उतने टाइम के लिए घाटा भी हो सकता है ना। इसलिए तो ये वर्ड याद रखना, मोरेटोरियम जो होता है
कि जब EMI क्या कर दे, बैंक आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए माफ कर दे और वो आपको बाद में देनी पड़े। ठीक है, वो हो जाता है, कई बार बैंक कर देता है ऐसा, नॉर्मल हालात में भी करता है। अच्छा चलो भाई, चाइना भी मैदान में कूद गया। तो चाइना की जो ये वैक्सीन है, दिख रहा होगा आपको नाम, क्या लिखा हुआ है, साइनो फार्म। ठीक है, वैक्सीन हैज 86% एफिशिएंसी। तो यूएई ने उसको अप्रूव कर दिया है कि भाई ये सबसे अच्छी वैक्सीन है, इसको हम लगाने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना से इससे रिलेटेड जो डेटा है कि ये वैक्सीन कितनी स्टेजेस में सक्सेसफुल हुई है, फर्स्ट में कितने लोगों को दी गई, सेकंड में कितने लोगों को दी गई, थर्ड ट्रायल में कितने लोगों को दी, ये डाटा उसने रिलीज नहीं किया है, ना तो WHO को दिया है ना तो यूएई को दिया है। और ये भी कहा है कि जिसको भी चाहिए हम ये वैक्सीन देने को तैयार हैं। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि 86% एफिशिएंट है, लेकिन इसका हम डाटा किसी को नहीं देंगे कि कितने लोगों पे हमने ट्रायल किया। हम ये गारंटी दे सकते हैं कि 86% एफिशिएंट है, 14% क्या है, अनएफिशिएंट, यानी कि हो सकता है असर ना करे, लेकिन इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सर 94% तो वैसे ही ठीक हो रहे हैं लोग। अब देखो वो तो एक नहीं, तो फिर वो बीमारी जो झेलने को है वो भी तो लोग तैयार नहीं हो रहे ना, डर भी तो रहे हैं। अब देखो 86 या तो हमारे दिमाग से डर निकल जाए उसका। भाई यहाँ तो आपने खुद एक जब सीरम स्टडी हुई थी दिल्ली में, तो कई लोग तो इन्फेक्टेड होके निकल भी गए, उनको पता भी नहीं चला कि वो उनको कोरोना हो गया था। वो तो सीरम स्टडी पता चला कि भैया आपके अंदर तो एंटीबॉडी बना हुआ है अगेंस्ट दी कोरोना वायरस। तो उनको बाद में अगर उस समय उनको बताया तो बेचारे डर के ही मर जाते हो। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन मुझे बताना, अकॉर्डिंग टू दी WHO, मुझे ये श्रेया बताएगी या श्री बताएंगे, दोनों साइंस के हैं। WHO के अकॉर्डिंग कोई भी वैक्सीन कितना % सक्सेसफुल होनी चाहिए कि तभी उसको अलाउड करते हैं कि वो लगा सके, चाहे कोरोना की नहीं, कोई भी जो अब तक आई है पूरी दुनिया में, चाहे वो हेपेटाइटिस की आई हो या और भी जो आपकी वैक्सीनें होती हैं जो बच्चों को लगती हैं, मिनिमम कितना % अगर सक्सेस है तो वो वैक्सीन अलाउड हो जाती है लगाने के लिए। हाँ श्रेया बताना जरा, WHO के रूल के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज। हाँ दोनों का आवाज आ रही है? हाँ श्री आपको आ रही है आवाज? हाँ श्रेया आप बताना, कोई गेस कितना % हो सकता है? ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप टिक करके आएंगे 50%। ठीक है बस 50। हाँ WHO की गाइडलाइंस है कि अगर कोई वैक्सीन जो कोई भी कंपनी बनाती है, अगर वो 50% भी एफिशिएंट है तो हम बोलेंगे वो वैक्सीन सफिशिएंट है, अब आप लगाना शुरू कर दो। तो यहाँ तो हम लोग कितना, फाइजर 94% क्लेम कर रहा है, ये भारत बायोटेक शायद 96 कर रहा है या 92 कर रहा है, 95। हाँ तो सब 90% के ऊपर ही है मेरे ख्याल से, जितनी भी वो वैक्सीन अब तक आई है तीनों। हमारी 2 हो गई और तो ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया की उसकी तारीफ कर रहे हैं वैक्सीन की। हाँ वो हमारे से ही लेगा, वो बात पक्की है। हाँ। तो ये तो 86% कर रहे हैं क्लेम। ठीक है चलो अब देखते हैं क्या रहता है। सर जो इंडिया की ये चाइना की आएगी, तो ये तो चाइना तो हम चीप ही निकालेगा वैक्सीन भी। पक्का चाइना तो वही मैं बात बोल रहा हूँ ना, चाइना इसमें भी पैसा कमाने की कोशिश करेगा। हाँ वही तो सर। देखो पूरी उम्मीद है कि सबसे पहले चाइना ये जो साइनो फार्मा वैक्सीन है ये किसको बेचेगा, पाकिस्तान को। उसको तो पैसे चाहिए। ठीक चलो खैर आगे बढ़ते हैं। देखो अब ओवरऑल में जो भी आपका ये रहा एक साल हमारा जो बीता है, इसमें सिर्फ एक ही को फायदा मिला है। किसको फायदा मिला है? चाइना को। नहीं ना, चाइना को तो नुकसान नहीं, कोई और है, वो है आपका नेचर। तो पूरी दुनिया का नेचर है उसको एक मैं नहीं बोलूंगा कि रिहील कर गया, एक साल में रिहील कर गया, नहीं कर सकता इतनी जल्दी, लेकिन एक तरीके का ब्रेक मिल गया उसको, एक पूरे 365 दिन का, कि जो बुरी तरीके से ट्रैवलिंग हुआ करती थी, एरोप्लेन्स की, ट्रेन की, टूरिस्ट की, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बहुत हद तक उसको एक ब्रेक मिला। अब पता नहीं ये ब्रेक उसके लिए कितना फ्रूटफुल है, ये आने वाला टाइम आपको बताएगा। और दूसरी तरफ एक अच्छी चीज ये हुई नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हो बाइडेन बन गए, और बाइडेन ने बनते ही बोला कि जो पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका वॉकआउट कर गया था, वापस पेरिस एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं कि हमको ये जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना इस सदी के अंत तक, यानी कि हम अभी 2020 में चल रहे हैं, तो 2099 तक आते आते हम कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर पूरे अर्थ का कितना रहे, खाली 1.5 डिग्री तक ही बढ़े, उससे ज्यादा ना बढ़े। अगर हम ये भी कर लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है खैर, तो सूर्या बताएगा फिर 2098 तक आते आते क्या रहा। हाँ सूर्या, हाँ कितनी हो जाएगी सूर्या की 2099 तक? 100 क्रॉस जाएगी सर।
चलो, तो हम में से पक्की बात है कि हम में से कोई रहेगा नहीं उस समय तक बताने के लिए कि क्या टेम्परेचर 1.5 से ज्यादा बढ़ा कि कंट्रोल में रहा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये रहा, यूएस विल कीप रेजिंग इश्यूज लाइक सीएए। तो ये असल में उनके टीम के हैं, ट्रम्प के टीम के हैं, ध्यान रखना। ये ट्रम्प, क्योंकि अभी टीम चेंज हुई है, बाइडेन की टीम जो है वो जनवरी में ज्वाइन करेगी, उनके यहाँ जनवरी में पावर एक्सचेंज होगा। लेकिन ये एटीट्यूड जो है वो आने वाले नए एम्बेसडर का भी रहेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि यूएसए का कहना है कि जो इंडिया ने अभी सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया है वो खास तौर पे एक खास कम्युनिटी को निशाना बना के किया है, तो हम उस पर हमेशा ध्यान रखेंगे। और देखो क्या लिखा हुआ है, वी वॉच द सिचुएशन इन इंडिया वेरी क्लोजली, द सेक्रेटरी ट्रैवल देयर मल्टीपल टाइम्स, वो इंडिया आते रहते हैं। दीज इश्यूज हैज बीन रेज्ड, वो उठाएंगे इसको कहाँ पर, प्राइवेट डिस्कशन में, यानी कि जब भी किसी मंत्री के साथ मिलेंगे तो उठाएंगे, एट द गवर्नमेंट हाई गवर्नमेंट लेवल एंड दे विल कंटिन्यू टू गेट रेज्ड। तो अच्छी बात है, वो हमारे मंत्रियों से जब भी मुलाकात करेंगे तो ये सब चीजें बोलते रहेंगे। क्योंकि अभी सीए के बाद अब अगला जो स्टेज है वो एनआरसी देखो आएगा जरूर, ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है कि वो आएगा जरूर एनआरसी जो है। और हो सकता है कि वो शायद इलेक्शन से पहले आ जाए, आपके जो लोकसभा के इलेक्शन है। ठीक, आसाम का तो अभी मैटर सुलझा ही नहीं है, वहाँ अगर आप देखो अभी भी वहाँ पे जो लोग बाहर हुए थे सिटीजनशिप से, वो दोबारा उनको मौका मिला है कि वो क्लेम मतलब प्रूव करें कि कैसे वो भारत के नागरिक हैं। अच्छा, 40 लाख के आसपास है तो बाहर शायद। हाँ, तो वो दोबारा प्रूफ, देखो जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट आसाम में मांग रही है वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, मतलब सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्रेजेंट कर सके कि आपके फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके आए, आपका सर्टिफिकेट लेके आए, क्योंकि सर्टिफिकेट तो अब खास तौर पे 2000 के बाद से बनने ढंग से शुरू हुआ है हमारे यहाँ, पहले कोई बनवाता नहीं था। आज भी जो हमारे एज के लोग हैं, मतलब जो मेरे साथ के लोग हैं, हम लोग का जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो एज है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, चलो खैर ठीक, बस इसमें इतना ही था मेरे ख्याल से। ठीक, चलो भाई, अब वो ज्योग्राफी निकाल लो सब लोग। ज्योग्राफी में कहाँ तक कर रहे थे हम लोग? रॉक्स पढ़ रहे थे। कौन सा शुरू किया हमने? सर रॉक्स। हाँ, यही था स्लाइड। यस सर, ये वाली कर ली थी।